अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत कुरैशी। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि सर्दियों में जिल्द के बहुत सारे मसाइल का हमें सामना होता है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया सैयद। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबाहत आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले ये बताइए कि हमें जो कॉमन इश्यूज़ हैं सर्दियों में जिल्द के, वो कौन से हैं? सर्दियों में जो सबसे कॉमन इशू है वो है स्किन की ड्राइनेस का। आपकी जिन लोगों की भी ऑलरेडी नॉर्मल स्किन होती है, जिनकी ना ज़्यादा ऑयली होती है ना ड्राई होती है, सर्दियों में सबसे पहले उनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों को उसके साथ साथ ख़ारिश होना भी शुरू हो जाती है। और सर्दियों में चूँकि लोगों को ये लगता है कि सन में बहुत ज़्यादा बैठना चाहिए, धूप लगवानी चाहिए, तो टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लस फ़ोटो सेंसिटिविटी, कुछ लोगों की जिल्द लाल होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आए दिन ओपीडी में इनके से तो हमें वास्ता पड़ता रहता है। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे आपने स्किन के ड्राई होने की बात की है, तो उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए हम क्या करें और कौन सा मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना चाहिए? अच्छा, मॉइस्चराइज़र हर किस्म की स्किन के लिए ज़रूरी है, और गर्मियों में भी ज़रूरी है और सर्दियों में भी ज़रूरी है, चाहे वो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है। तो जब ड्राई स्किन आती है तो सर्दियों में स्पेशली जिन लोगों को ड्राइनेस का मसला होता है, तो जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं जिनमें यूरिया की थोड़ी मिकदार हो, सिरामाइड हो, उनको यूज़ करना चाहिए। वो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है स्किन का वो ज़रा रिटेन रखता है और प्रोलॉन्ग हमें प्रोटेक्शन देता है ड्राइनेस से। और नंबर 2, ड्राइनेस से बचने के लिए हमें सोप्स का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए सर्दियों में, स्पेशली एंटीसेप्टिक सोप जो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई करते हैं। जरासीम कुछ जो भी जितने भी सोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस तरह के सेफगार्ड इन साबुनों का इस्तेमाल बल्कि ख़त्म कर देना चाहिए सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि बहुत नॉर्मल स्किन को भी ड्राई कर देते हैं। और उसका कम इस्तेमाल और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा, ये थोड़ा मतलब अगर सिंपल ड्राइनेस है विदाउट इचिंग, विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम, तो इन चीज़ों से कंट्रोल हो सकती है। सही। अच्छा, तो उसे ये भी बताइए कि नॉर्मली हम लोग जो हैं वो अपनी इस फेस का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपने हाथों का ख्याल या अपने पाँव का ख्याल नहीं रखते, और उस पे हमें ज़्यादा ड्राइनेस होती है। नॉर्मली नेल्स के साइड से आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो वो असल में होती क्यों है और उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, देखिए सबाहत, जितना हमारा फेस एक्सपोज होता है ना, उससे ज़्यादा शायद हमारे हैंड्स एक्सपोज होते हैं। फेस तो शायद हम इतने डिटर्जेंट से एक्सपोज नहीं करते जितने हैंड्स एक्सपोज करते हैं, जिनमें डिश वॉशिंग के सोप्स आ जाते हैं, आपके सर्फ्स आ जाते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स का मोस्टली दिन में 3-4 दफ़ा ये काम, वेट वर्क जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें साबुनों का, बर्तन धोने वाले और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स, उससे हाथ एक्स्ट्रा ड्राई होते हैं। आपका जो इवन आपके हैंड वॉशेज़ हैं उनसे ज़्यादा ड्राई और जो रॉ हैंड्स हो जाते हैं वो इन चीज़ों से हो जाते हैं जो आपके डिटर्जेंट्स हैं। सिंपल, सबसे पहले एक तो ये कि आप को कोई भी काम करना हो, आप प्लीज़ ग्लव्स का इस्तेमाल करें। वो जो रबर ग्लव्स आते हैं किचन के यूज़ के लिए, उससे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा कि अपने हाथों पे बार बार पेट्रोलियम जेली लगाएं, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप लाजमी पेट्रोलियम जेली लगाएं। और ये जो आप नेल्स के पील ऑफ होने का जिक्र करें, इनका ताल्लुक ड्राइनेस और इन सब हैंड वॉशेस और एंटीसेप्टिक्स जितने भी सोप्स हैं, फिर हम सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उन चीज़ों के साथ। और फिर ये जितने भी बर्तन धोने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन हैं, इनके एक्सेस यूज़ के साथ ये सारी ड्राइनेस आती है, हाथों पे क्रैक पड़ जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। और फिर बाज़ औक़ात एक स्टेज आगे हो जाती है कि रेडनेस आना शुरू हो जाती है, आपको ख़ारिश आना शुरू हो जाती है, छिलके बनना शुरू हो जाते हैं, वो एक्जिमा की तरफ जाना शुरू हो जाती है वो सारी स्किन। तो आप एक तो ये कि आप इनसे प्रोटेक्शन लें, अपने आप को डायरेक्ट एक्सपोजर आप अपने हैंड्स का ना करें इन चीज़ों के साथ। आप हमेशा रबर ग्लव्स, जो किचन ग्लव्स सिंपल काम के होते हैं, वो यूज़ करें। और उसके बाद अपनी हाथों को बार बार पेट्रोलियम जेली, जो थिक पेट्रोलियम जेली होती है, जिसको वाइट सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं, उससे बार बार मॉइस्चराइज करें। दिन में आप जब भी गीले हों हाथ, आप उसके बाद वो लगाएं, आपके हाथ सॉफ्ट भी हो जाएंगे और आप एक अच्छा डिफरेंस फील करेंगे।
देखिए नाज़रीन, आपने सुना कि हमने अपने हाथों को मॉइस्चराइज रखना है और उसके लिए हमने पेट्रोलियम जेली या ग्लिसरीन वाले भी हम मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये बताइए कि जैसे कुछ लोगों को ठंडा और गर्म का प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने ज़्यादा गर्म पानी से हाथ वॉश कर लिए तो उसके बाद आपकी फिंगर्स स्वेल हो जाती हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये एक तो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 1, गर्म पानी हमेशा एक्सेस ड्राइनेस करता है। गर्म पानी, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते, और क्या आप बिल्कुल ठंडे पानी से सर्दियों में करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप 5 दफ़ा वज़ू करें ठंडे पानी से, आप गर्म पानी यूज़ करें, लेकिन वही 2 टिप्स, साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। हर दफ़ा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ मतलब सिर्फ़ आपने वज़ू करना है, या आप एक कुछ चीज़ों पे सोप यूज़ करें, जैसे जिनमें ज़रूरी होता है, हम सबको पता है, खाना खाने से पहले या जो भी, लेकिन आप हर दफ़ा सोप्स का इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, आप जब भी हैंड वॉश करें, टॉवल ड्राई के बाद आप मॉइस्चराइज़ करें हैंड विद अ वेरी गुड एमोलिएंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र, या जैसे सादी पेट्रोलियम जेली जो आपको बहुत ईजीली मिल जाती है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, उंगलियाँ सूज जाती हैं, वो बेसिकली सर्दियों की एक बीमारी होती है जो बहुत कॉमन हम देखते हैं इन विंटर्स, बच्चों में भी देखते हैं, एडोलेसेंस एज में, वो बड़ी एज के भी लोगों को होती है। उसको हम कहते हैं, आम लफ्ज़ों में चिलब्लेन्स कहते हैं, जिसमें उंगलियों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उंगलियां सूजना शुरू हो जाती हैं, और बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है फिंगर्स और में। कभी वो स्किन फट के आपके पानी भी निकलना वो उसमें से शुरू हो जाता है। और ये टोज़ पाँव की उंगलियों के साथ भी हो सकता है और हाथों की उंगलियों के साथ भी हो सकता है, यानी पेरिफेरल जो हमारी सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है सर्दियों में। इसकी जो हदायत हैं इससे बचने के लिए, खाने वाली दवाइयाँ भी हम देते हैं, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जिससे थोड़ी बहुत खून की नालियाँ खुलती हैं, जिनको वेज़ोडाइलेटर्स कहते हैं, वो हम देते हैं, जिनसे बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके लिए एहतियात जो है वो ये है कि आप अपने हाथों को गर्म रखें। हाँ, और जितने ठंडक में हाथ रहेंगे ना, यानी अगर आप आपने दिन में 2 दफ़ा ठंडे पानी से हाथ धोए तो आपको ये वाला मसला फिर से ज़ीरो पे आ जाएगा, जितनी भी आप एहतियात करेंगे। उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं, 2 ग्लव्स पहने, नीचे कॉटन ग्लव्स पहने, ऊपर वूल के ग्लव्स पहने, और अपने हाथों को गर्म रखें। गर्म रखने से सर्कुलेशन बढ़ेगी और ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स सिर्फ एहतियात से ये चीज़ ठीक नहीं होती, तो देन वी हैव टू गिव मेडिसिन एज वेल। सही। अच्छा, जैसे आपने वूल की बात की, जाहिर बात है इतनी सर्दी है, हर बंदे ने स्वेटर तो पहनना ही है, तो उसमें कुछ लोगों को वूल से एलर्जी होती है कि स्वेटर उनकी स्किन के साथ लगा तो रैशेज़ आ गए, रेडनेस हो गई, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये ज़्यादातर जो वूल की एलर्जी होती है, ये छोटे बच्चों, इसको एक एक्जिमा की एक टाइप है जो छोटी एज से स्टार्ट होती है, यानी छोटे बच्चों की से स्टार्ट हो जाती है। इसमें कितने उम्र के बच्चों में ज़्यादा आती है? शुरू मतलब 3-4 माह के बच्चों में ये वाली एक्जिमा की टाइप, जिसको हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं, वो उसमें वूल अगर डायरेक्ट बॉडी के साथ आप का कांटेक्ट हो तो बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत रॉ होती है, ड्राई होती है, रफ़ होती है, और वूल उसको इरिटेट करता है। तो हम एक तो वही कहते हैं कि आप बाथ बहुत सॉफ्ट सोप्स के साथ दें पेशेंट को, फिर आप मॉइस्चराइज़ करें जस्ट आफ्टर बाथ, और उसके बाद आप नीचे प्योर कॉटन पहनाएं बच्चों को, और डायरेक्ट कांटेक्ट में वूल ना लाएं। ऊपर आप बेशक पहनाएं, लेकिन जैसे नेक के साथ वूल टच हो रहा है पूरी बॉडी के साथ, तो फिर वो वाला एक्जिमा वर्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसकी कोई डायग्नोसिस का भी तरीक़ाकार है? मतलब अगर हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि यही वाला प्रॉब्लम है, कोई और स्किन का इशू नहीं है? अच्छा, नहीं, जो एटोपिक एक्जिमा है ना, वो एग्रीवेट बहुत सारी चीज़ों के से होता है। जैसे छोटे बच्चों में जो एक्जिमा की एक टाइप, जैसे मैंने वो एलर्जी, आप उसको समझ लें एलर्जीज़ वाला एक्जिमा, वो और भी बहुत सारी चीज़ों से एग्रीवेट होता है। लेकिन सर्दियों में वो ज़्यादा ख़राब हुआ होता है वो वाला एक्जिमा। उसकी वजह सिंपल ड्राइनेस इन द वेदर, और जब आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ नहीं करते बच्चे की स्किन को, तो वो ड्राइनेस, वो फिर एक एक्जिमा का फ्लेयर आ जाता है। और फिर ऊपर से अगर आप परफ्यूम्स यूज़ करें, कोई बॉडी स्प्रेज यूज़ करें, ये सब चीज़ें उसको वर्स करती हैं, देन वूल इटसेल्फ उसको वर्स करता है। तो उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ वूल से एलर्जी भी हो सकती है, और वो ज़्यादातर लोकलाइज होती है कि आप जिस जगह पे आपको वूल लगेगा, टच होगा, वो एक सुरख हो जाएगी जगह, ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम वो सबसाइड हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी जब कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा। तो इसका डायग्नोसिस जिल्द की कंडीशन से वो क्लिनिकली यूजुअली होता है, और हम जब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एडवाइस करें तो उसमें वूल को भी हम कहते हैं कि डायरेक्ट बॉडी के साथ ना लगे। अच्छा, जैसे महंगाई अब बहुत ज़्यादा है और हर बंदा उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो नए स्वेटर्स या इस तरह से ले, तो बहुत सारे लोग सेकंड हैंड
चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हमें किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए सिंपल, जैसे वॉश करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि जो सबसे आपका नीचे वाली लेयर है ना कपड़ों की, वो कॉटन की होनी चाहिए। वो ऊपर आप जो मर्ज़ी पहने, जैकेट्स पहने, जो भी कोट्स जो भी पहने, लेकिन जो नीचे लेयर है आपकी स्किन की कंडीशंस को वो बेहतर रखेगी अगर वो प्योर कॉटन होगी। जैसे वेस्ट है या पूरी आप एक फुल स्लीव्स, बच्चों को भी एक टी शर्ट पहनाएं जो कॉटन की हो, उसके ऊपर आप बेशक जो मर्ज़ी ऊनी कपड़े पहनाएं, जो भी पहनाएं, और उसकी कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं है। वही जो घरों में लोग करते हैं कि उसको वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा सच उसमें भी बेसिकली वही फैब्रिक यूज़ हुआ होता है, उसका एलर्जी से इस तरह कोई ताल्लुक नहीं है उसका। सही। अच्छा, जैसे आजकल आपको पता है अभी सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चे दोबारा से स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों के कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको मदर को या पेरेंट्स को काउंटर करना चाहिए और प्रिवेंटिव साइड पे रहें कि प्रॉब्लम ना हो स्किन के इश्यूज़ में? अच्छा, बच्चों के बहुत सारे इश्यूज आते हैं स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बने हुए होते हैं। वो अक्सर उसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कैल्शियम की कमी है। वो विंटर में बहुत ज़्यादा आता है। वो उसकी वजह अगेन ड्राइनेस है। आप ड्राई वेदर में सुबह बच्चे ने टोपी शोपी सब कुछ पहना होगा, लेकिन फेस आपका एक्सपोज होता है, और उसको बच्चे को सुबह अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करके भेजें, उसके चेहरे पे अच्छा लोशन लगा के भेजें। चाहे बच्चे इरिटेट होते हैं, मेरे अपने बच्चे इरिटेट होते हैं, लेकिन आप उनको अच्छा मॉइस्चराइज़ रखें तो वो वाले नहीं बनेंगे दाग, जो निशान बन जाते हैं। और अगेन वो कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, कोई किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर और ड्राइनेस, और वो एक एक्जिमा की एक टाइप है जो सफ़ेद सफ़ेद निशान बन जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये आके कहते हैं हमारा बच्चा टैन हो गया है, बहुत उसका रंगत में ख़राबी आ गई है, ये वो। और वो ज़ाहिर है बच्चे स्कूल में भी धूप में, और उनका खेलना कूदना भी धूप में, जितना ज़्यादा लोग सर्दियों में धूप यूज़ करते हैं, गर्मियों में बचते हैं बल्कि धूप से, लेकिन सर्दियों में खुद जाके धूप लगवाते हैं, और बच्चे भी ज़ाहिर है। तो टैनिंग, टेम्परेरी टैनिंग परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे 10 साल से ऊपर हैं तो आप हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र वो ले लें जिसके अंदर सन ब्लॉक भी एडेड हो, और उस टैनिंग से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे टैन हो जाते हैं और वो बाद में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो पीक आवर्स हैं जैसे 11 से 2-3 बजे की जो धूप होती है, उसमें कोशिश करें कि लेस आप एक्सपोज हों बाहर, तो इन सारे मसाइल से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि इस सीज़न में लोग इसलिए भी ज़्यादा धूप लगवाते हैं कि विटामिन डी वो अपना पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी जो आज मैं बना रही हूँ वो गर्मियों में भी स्टोर हो चुका होगा और वो उस वक्त मेरा यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। डेली जो विटामिन डी बनता है वो एक ख़ास हद तक ही बनता है, वो स्टोर नहीं होता। इट्स अ विटामिन और ये स्टोर नहीं होता। तो आप फिर वही बात है कि हम बेसिकली हम लोग हमारे अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप जितने पेशेंट्स का टेस्ट कराएं, अगर 100 का फ़र्ज़ कराते हैं तो एक आध का नॉर्मल आएगा, बाकी सबका डेफिशिएंट आएगा या इनसफिशिएंट आएगा। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग हमारा एक्सपोज्ड एरिया बहुत कम होता है, मतलब हैंड्स हैं, फेस है, मतलब अपने आप को कवर रखते हैं, तो हमारा विटामिन डी वैसे भी शायद जल्द से पूरा ना बन सके ज़रूरत के मुताबिक। तो उसके लिए ज़ाहिर है सप्लीमेंट्स होते हैं, हम अक्सर पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन ये समझना कि हम जितनी धूप लगवाएंगे हमारा विटामिन डी बनेगा, उसने एक ख़ास हद तक बनना है और डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनना है, वो स्टोर भी नहीं होगा। तो इसलिए उसके लिए अपनी जिल्द को इतना ज़्यादा ख़राब ना करें, मेरा यही मशवरा होगा। और कुछ लोग तो देखें, जैसे हमारे ये नॉर्दर्न बेल्ट के एरिया जिनको बहुत फेयर स्किन, फेयर कॉम्प्लेक्शन होती है, उनको जिल्द के बहुत सिवियर मसाइल होते हैं धूप की वजह से, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे चेहरे की फिक्स सुर्खी आना शुरू हो जाती है, वो बाहर जाते हैं पूरा आपकी गालें लाल हो जाती हैं, फिर सूरज की रोशनी चुभना शुरू हो जाती है। लेकिन सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी कि हमारे तो यहाँ पे खूबसूरती की अलामत ही सफ़ेद रंग है। आपका रंग जितना गोरा है आप उतने खूबसूरत हैं। हाँ, तो लोग उसके लिए बाकायदा इलाज भी करवा रहे हैं, क्रीम्स भी ले रहे हैं,
तो आप कह रही हैं कि भाई उसके तो नुकसानात ही इतने ज़्यादा हैं। सफ़ेद रंग के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो वाइट कॉम्प्लेक्शन जिनका होता है उनको धूप में बैठने से शायद 10 गुना ज़्यादा नुकसानात हों बजाय एक टैन कॉम्प्लेक्शन। तो जो मतलब हमारी ख़वातीन सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती हैं, फिर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ हमारे बहुत वाइट कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं जिनको जिल्द के प्रॉपर मसाइल शुरू हो जाते हैं धूप के इतने एक्स्ट्रा एक्सपोजर से। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, अब उनको शायद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं जो फ्लेयर हो जाती हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा, उनको जिनको SLE कहते हैं या एक और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा धूप लगवाएं तो वो फ्लेयर हो जाती हैं, उनका अच्छा खासा फ्लेयर हो जाता है। तो इसलिए अननेसेसरीली आप धूप ना लगवाएं, और वो जिस तरह पूरा पूरा दिन बैठे रहना, मैं उसके इतने हक़ में नहीं हूँ। हाँ, और पीक आवर्स में जैसे 11 to 2 PM तक आप ना धूप में बैठें, डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना बैठें। आप रूम के अंदर बैठें, रूम को आप कर्टन्स हटा लें, थोड़ा उसको सनी कर लें, डायरेक्ट धूप में ना बैठें। हमने कहीं भी जाना होता है तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और ये नाजरीन भी इस बात पे हमसे इत्तेफाक करेंगे कि भाई ये चीज़ है कि हम ब्लीच यूज़ करते हैं अपनी स्किन के, भाई हम फ़ौरन से फेयर हो जाएं। तो ब्लीचेस क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं आपकी स्किन पे? बेसिकली ब्लीच हमारे जो भी छोटा मोटा ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है, एक तो उसको रिमूव करेगी और दूसरा उसको थोड़े अरसे के लिए आपकी स्किन वो कर देगी, ब्लॉन्ड कर देगी। जैसे जितने बाल हैं वो आपके स्किन के कलर के मुताबिक हो जाते हैं, गोल्डन से हो जाते हैं और लेस विजिबल हो जाते हैं। तो एक अपेरेंटली एक फीलिंग आती है कि आप जी थोड़े वाइट हो गए। अच्छा, इसको हम रिकमेंड नहीं करते, ये बड़ा इसमें ज़ाहिर है वो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है, और फिर उसके मुताबिक जो भी आप चीज़ लगाएंगे, और समटाइम ब्लीच और पार्लर के जितने भी काम हैं, जिनमें ब्लीचिंग भी एक है, उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सवेयर इरिटेंट रिएक्शंस हुए होते हैं। तो वो शायद 100 में से 10 लोगों को सूट भी कर जाए, कुछ भी ना कहे, लेकिन इवन देन मतलब हम ऑन एवरेज वी डोंट रिकमेंड ब्लीच। और इसमें जैसे अभी आपने खुद ही बात की कि पॉलर्स में हम जाते हैं तो हम फेशियल्स भी करवाते हैं, बाकी और हमारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप सजेस्ट करती हैं इन चीज़ों को या करवाने चाहिए? देखें, डीप क्लेंजिंग, हाइड्रेशन और जो टॉप मोस्ट जिसको हम कहते हैं केराटिन रिमूवल, इसकी आफ्टर 1 to 2 मंथ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एक पार्लर्स का एक जो वो है कि वो एक सूडो आपको ग्लो देने के लिए इन सब स्टेप्स को करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स करते हैं जिनमें पोटेंट स्टीरॉयड्स हैं, मरकरी वाली क्रीमें हैं, जिससे एकदम से ग्लो आ जाता है। लेकिन उन ब्लीचेस के बाद उन पार्लर फेशियल्स और सब ट्रीटमेंट्स के बाद आपके चेहरे पे अक्सर पेशेंट आता है एक्नी के साथ, आपके अक्सर रिएक्शन ख़ारिश शुरू हो गई है, जिल्द सुर्ख हो गई है, छिलके बन गए हैं, अकड़ गई है जिल्द, और अगर ये चीज़ें बहुत अरसे तक करते रहें तो जिल्द पे बाल जो है ना वो मिकदार उनकी बढ़ जाती है, उनकी क्वांटिटी, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो मेडिकली भी आजकल हम बहुत सारे और तरह के फेशियल्स करते हैं जिनमें हाइड्रा फेशियल है, फिर ये हर्बल बिल्कुल, और फिर जैसे अब आपका वैम्पायर फेशियल जो PRP के साथ होते हैं, जिसका आम नाम उसको हम वैम्पायर फेशियल कहते हैं। तो उनसे ना सिर्फ जिल्द इम्प्रूव होती है, रीजुविनेट होती है, हमारी कोलेजन इम्प्रूव होती है, बल्कि उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रा लास्टिंग है और उनका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि आफ्टर गेटिंग प्रोसीजर डन 2-3 दिन का एक डाउन टाइम होता है जिसमें हम पेशेंट को कुछ कहते हैं कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये नहीं जाना, मेनली सन से आपने अवॉइड करना होता है, बाकी भी हिदायत होती हैं। तो इनसे ना सिर्फ स्किन की कोलेजन, एंटी एजिंग्स हैं, ये कोलेजन इम्प्रूव होती है। तो मतलब अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए, शायद ये सबकी मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फेशियल्स। जैसे कुछ लोग फेशियल्स कराते हैं कि जी हमने तो इतने फेशियल्स कराए, हमारी एक्नी ठीक नहीं हुई, मलाज़मा के लिए, छाइयों के लिए बहुत सारे फेशियल्स रिकमेंड करते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी फेशियल से ठीक नहीं होंगी, इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं और वो एक सेट ऑफ ड्यूरेशन 3 से 6 महीने की होती हैं जिनसे ये चीज़ें ठीक होती हैं। शॉर्टकट्स की तलाश में नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी नाजरीन, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आपने शॉर्टकट्स
नहीं अपनाने अपनी स्किन के ऊपर, बल्कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, आपने ग़िज़ा की तरफ जाना है। तो थोड़ा सा ज़रा डाइट के हवाले से पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से कि हम अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों को बेहतर करें जिस वजह से हमारी स्किन ग्लो करे। अच्छा, इसमें बहुत सारी मिथ्स भी हैं और बहुत सारी रियलिटीज़ भी हैं। डाइट हमेशा अच्छी और बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस नहीं हो सकती बहुत ज़्यादा, हर डे एक बैलेंस डाइट नहीं ली जा सकती, लेकिन अपनी हाइड्रेशन को, अपने डाइट में फ्रूट्स के कंटेंट को, वेजिटेबल्स को और इन पानी की मिकदार को, इनको अगर हम मुनासिब रखेंगे तो डेफिनेटली इनका असर हमारी स्किन पे आएगा। ये कोई मिरेकल नहीं है कि 2 दिन हमने जी जूस पिया, गाजर का या जो भी फ्रेश जूसेस हैं, तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो कर जाएगी। ऐसा नहीं है, इट्स वेरी ग्रेजुअल। और डेफिनेटली अच्छी डाइट का हमारे बालों, हमारी स्किन, हमारे नाखून सब पे असर होता है। और हेल्दी डाइट बे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना वो मस्ट है। मतलब मैं उनको कहूँगी कि ये तो लाजमी पोर्शन हमारी। और आजकल ड्राई फ्रूट्स वो भी बहुत हेल्दी हैं। और जितना भी हम वीट और राइस, इन चीज़ों को ना सिर्फ वेट गेन रोकता है, बल्कि ये वैसे भी थोड़े कम अपनी कंटेंट हमारी बॉडी, हमारी डाइट में होने चाहिए, ताकि मतलब हम थोड़े से हेल्दी उसमें। और नॉर्मल जितनी भी हेल्दी अच्छी डाइट्स हैं वो सब हमारी स्किन को बेहतर करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की ड्राई फ्रूट्स की, हम सबको पसंद है ड्राई फ्रूट्स। हम जब तक रात को अपने बेड में बैठ के मूंगफलियाँ या अखरोट ना खाएं तो लगता है कि रात का मज़ा ही नहीं है सर्दियों की रातों का। लेकिन कुछ लोगों का उसके बाद पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करें? हाँ, ये डाइट के साथ पिंपल्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। और अक्सर लोग कहते हैं कि पिंपल्स का मैदे से ताल्लुक़, डाइट से ताल्लुक़। पिंपल्स का डायरेक्टली डाइट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली फील होता है, मैं ये चीज़ खाती हूँ तो लाजमी दाने निकल आते हैं। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, तो हम कहते हैं चलें आप अवॉइड करें। अगर किसी डाइट का थोड़ा बहुत दानों से ताल्लुक़ है, वो भी वीक रिलेशन, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चॉकलेट्स, और और दूसरा जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है, जिनसे हमारी एनर्जी लेवल फ़ौरन बढ़ जाता है, जिसमें चॉकलेट्स हैं, हमारी बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, मीठा जिसमें, उससे थोड़ा बहुत पिंपल्स का रिलेशन है। अदरवाइज़ डाइट का पिंपल्स के साथ रिलेशन नहीं है। देखें, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आपकी एज है, हार्मोनल चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, आपकी एक्नी का ब्रेक आउट हुआ है, तो उसको सेटल करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसमें अगर आपको लगता है मैंने ये खाया तो 1-2 दाने निकले, तो क्या पता अगर आप वो ना भी खाएं तो आपको दाने निकलें। जैसे गर्मियों में आम के साथ एक्नी को बहुत ज़्यादा है, तो आप जब दवाई देते हैं तो आप जितने मर्जी आम खाएं, पेशेंट्स खुद आके कहते हैं आप नहीं निकलते हैं जितने मर्जी। तो इट्स नॉट रिलेशन विद डाइट। ये बेसिकली आपको उस वक्त जब फ्लेयर हो, आउटब्रेक हो एक्नी का, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और एक्नी का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। यू हैव टू टेक 3 to 6 months प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, और आप उसमें ले लें। उसके बाद अपनी डाइट, अंडा खाने से लोग बहुत छोड़ देते हैं कि हमने अंडा छोड़ दिया या एक्नी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साथ ट्रीटमेंट लें और सब कुछ खाएं। एक और बड़ी कॉमन, सॉरी आप कुछ पूछने वाली हैं, पानी ज़्यादा पीने से एक्नी ठीक हो जाना, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। पानी आप उतना ही पिएं जितनी आपको प्यास लगती है या जितनी डेली रिक्वायरमेंट है। इसी तरफ आ रही थी कि जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, हमें भी सुनने में आता है, हाइड्रेशन की बहुत बात हो रही होती है कि भाई हाइड्रेट करें। एक तो ये बताएं कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है, मतलब हम इससे क्या समझें कि हमने भाई 7-8 लीटर पानी पी लेना है तो हम हाइड्रेट हो जाएंगे? क्या है उसमें, कितना पानी पीना है? नहीं, हाइड्रेशन देखें, 8 से 12 ग्लास हमारे पानी की रिक्वायरमेंट है। और हमारे जैसे हमारा एक थर्स्ट सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, तो वो हमें बता देता है कि जब हम थर्स्टी हों, हमें मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से हम फील करते हैं वी ड्रिंक वाटर। तो उससे ज़्यादा पीना ज़रूरत नहीं है। और देखें, हाइड्रेशन, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात करूँगी, जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, डायरिया होता है किसी को, तो एकदम से संकन आइज आ जाती हैं, हमारे हल्के प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रेशन का बहुत ताल्लुक है स्किन के साथ। लेकिन एक्सेस हाइड्रेशन से हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्या, आप एक नॉर्मल रूटीन का पानी पिएं और उसको। और अक्सर लोग कहते हैं मेरी स्किन ड्राई इसलिए होगी है सर्दियों में कि मैं पानी कम पीता हूँ। जो बाहर की एक्सटर्नल स्किन ड्राई होने का, उसका इंटेक ऑफ वाटर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वही जैसे हमारा वेदर हमारे बाहर को कर रहे हैं, हमारे सोप्स हमें ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, हमारे हीटर्स हमें ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, और हमारा मॉइस्चराइज ना करना एक्सटर्नली स्किन को, हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई कर रहा है। इट हैज़ नो रिलेशन विद ओरल इनटेक ऑफ वाटर
कि हम सही पानी है। कम पी रहे हैं तो ड्राइनेस आ अच्छा, रही है। जहाँ तक हीटर्स की बात आई, ऑब्वियसली हम लोग बच्चे हैं कि बड़े हैं, जैसे ही बाहर से अंदर आते हैं तो हम बिल्कुल हीटर के करीब जाके बैठ जाते हैं। तो हमें हीटर का कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर या स्किन पे? देखिए, हीटर्स का डेफिनेटली स्किन की ड्राइनेस में डायरेक्ट रोल है, तो उसके साथ ह्यूमिडिफायर लाजमी लगाएं और उससे थोड़ा बेहतर हो जाता है। अभी ये ओल्ड एज की स्किन में हमने बात नहीं की, क्रैक हो जाती है सर्दियों में, बिल्कुल लेग्स, उसको एक टिपिकल एक्जिमा हो जाता है सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि आप हीटर के सामने टांगे रख के बैठे रहते हैं सारा दिन। तो आप अपने मसाज, लिक्विड पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन अगर अपना रखें तो आप बेशक बैठें, लेकिन ज़ाहिर है एक्सेस ना करें कि कमरा बिल्कुल गर्म हुआ हुआ है उसमें साथ ह्यूमिडिफायर था, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है, आपके लिप्स पे छिलके बनना शुरू हो जाते हैं, आप लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए ज़्यादा आप अपना टंग को बार बार रब करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो हीटर्स के एक्सेस यूज़ से हो जाती हैं। लेकिन देखें, हम जैसे कोई ओल्ड एज है, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनको बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते इन चीज़ों से, बिकॉज ड्राई वेदर, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप लाजमी यूज़ करें, लेकिन अपनी स्किन को एक्सटर्नली आप फिर प्रोटेक्ट करें। आप पेट्रोलियम जेली लगाएं, दिन में 2-3 दफ़ा मालिश करें, बहुत ज़्यादा करीब हीटर के ना बैठें, बस रूम में रखें बेशक हीटर, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और जैसे ही कमरा गर्म हो तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो वाली तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन रहेगी गैस के हीटर को, जो वो जो दूसरी है स्किन के लिहाज से जो बिल्कुल, जो मैंने बताया। बल्कि मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी कि कुछ लोगों ने ह्यूमिडिफायर से वो परेशान हो गए होंगे कि महंगाई की वजह से हम कैसे ख़रीदें ह्यूमिडिफायर। तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने हीटर के ऊपर एक छोटा पानी का प्याला रख दें, और जब उसमें से वो एवापोरेट होगा तो आपकी जो हवा की नमी है वो बरकरार रहेगी। तो ह्यूमिडिफायर बिल्कुल मत ख़रीदें, बट एक ओल्ड प्याला जो है ना वो हीटर के ऊपर ज़रूर रख दें। नेक्स्ट थोड़ा सा ये बताइए कि हम बालों की बात करते हैं। बालों को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, आपके बाल जितने अच्छे हैं उतना आप खूबसूरत दिखते हैं। तो आजकल 2 तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आम हैं, नौजवानों में भी और सब में, कि हम अपने जो बालों की टाइप है वो हम चेंज करने के चक्कर में होते हैं। मतलब अगर किसी के कर्ली बाल हैं तो हम कहते हैं हम स्ट्रेट कर लें, किसी के डेल्ट स्ट्रेट हैं तो हम कहते हैं कर्ली कर लें। तो क्या इससे बालों के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, और क्या हम टाइप चेंज कर सकते हैं नेचुरल? नहीं, ये तो आप नहीं कर सकते। जब बाल नया आएगा तो वो वैसा ही होगा जैसे जेनेटिकली जो उगेगा बाल। नंबर 2, इसके लिए जितने भी मेथड्स यूज़ होते हैं ना पार्लर, उसके बाद आपके बाल का जो शैफ्ट का बाहर वाला क्यूटिकल है ना, जो बाल की आप कह लें आउटर वो बिल्कुल डेड हो जाती है, वो बिल्कुल कटी पटी हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फिर आपको हेयर फॉल तो होता ही होता है, फिर आपको बाल टूटना, बाल बिल्कुल फ्रिज आपके बालों में आ जाता है, और आपके बिल्कुल आप उसको फिर ठीक करने के लिए और बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बेशक आप बालों को हेयर डू के लिए जो भी मेथड यूज़ करें वो टेम्परेरी यूज़ करें, और उसको फिर आप बहुत अच्छा लें ताकि उसकी जो हीट है, उसकी जो भी उसमें प्लेट्स हैं या जो भी हैं, वो बालों की लेयर्स को, बालों की आउटर मोस्ट लेयर को डैमेज ना करें। इन प्रोडक्ट्स पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वरना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है बालों की। मतलब अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कर्लर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उससे पहले हीट प्रोटेक्टर लगा लें, बिल्कुल, सो दैट आपके बालों को इफेक्ट ना हो। और दूसरा ये कि हमेशा जो मैं इसको एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट भी कह रही हूँ, और वैसे भी एक एडवाइस है कि जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनकी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा ख़राब होंगी वो आपकी बालों को उतना ख़राब करेंगे, और समटाइम्स बाल जुड़ जाते हैं आपस में, वो मेल्ट हो जाते हैं और वो आपस में एक मैशअप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको कंप्लीट कटवाने के अलावा कोई हल नहीं होता। ये चूँकि हम हर 6 दिन बाद इस तरह का कोई केस देख रहे होते हैं, तो ये जो परमानेंट अपने बालों की नेचर को चेंज करने का या टाइप को चेंज करने का जो भी है, इसके बारे में बिल्कुल भी ना जाएं। टेम्परेरी मेथड्स आप फॉर द टाइम बीइंग विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स आप यूज़ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्दियों में आपने सर्दियों में बालों की अच्छा, सर्दियों में जो जैसे हमारी बॉडी की स्किन ड्राई होती है, वैसे हमारी सर की जिल्द की स्किन ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा स्केली हो जाती है। अगर वो मतलब इतनी ज़्यादा हो
जाए कि पेशेंट को बॉदर करना शुरू हो जाए तो फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है कि हम शैम्पूज़ भी देते हैं, लोशंस भी देते हैं। लेकिन सर्दियों में वैसे भी बाल बहुत ड्राई हो जाता है आपके बाल का जो है, तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो उसको लंबा टाइम ना रखें ऑयलिंग को, आप उसको जस्ट बिफोर 1 आवर बिफोर टेकिंग शावर रखें। और उसके बाद आप शैम्पू के बाद आप लाजमी कोई कंडीशनर या हेयर सीरम यूज़ करें, उससे आपका बालों का फ्रिज, बालों का जो एक्सेस ड्राइनेस है ड्यू टू वेदर, वो बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें जैसे आपने बात की कि हमने कोई सीरम या हम कोई चीज़ यूज़ करें, तो जब भी हम कोई सीरम ख़रीद रहे हैं या कंडीशनर ख़रीद रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो केमिकल या वो चीज़? बेसिकली उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो बड़ा टिपिकल है, बहुत सबको पता है सल्फेट फ्री होना चाहिए, वो थोड़ा सा डैमेजिंग है। बाकी उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हाइड्रेटिंग होते हैं, मतलब जैसे एवर्टीन हेयर सीरम है, बहुत अच्छा, आप बालों को लगाएं। इस तरह कंडीशनर, जितने भी शैम्पूज़, ब्रांड के शैम्पूज़ हैं उनके कंडीशनर में सब में हाइड्रेटिंग और एंटी फ्रिज चीज़ें होती हैं, वो आप लगाएं और आफ्टर टेकिंग शावर, तो उससे काफ़ी ये वाला मसला कंट्रोल हो जाता है। जैसे हम हिजाब करते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आपने हर वक्त स्कार्फ लपेटा होता है, तो उसके लिए कुछ लोगों के स्कल में सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो क्यों होता है और उसके लिए हम क्या करें? देखिए, कुछ लोगों की स्कैल्प की स्किन ओवर सिक्रीट करती है सीबम, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ऑयली स्किन ज़्यादा एक्नी प्रोड्यूस करती है, तो जब इसी तरह की स्किन यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्किन आपकी स्कैल्प के होगी तो वो ज़्यादा खुश्की, ग्रीजी वाली खुश्की प्रोड्यूस करेगी। स्किन इधर एक्नी नहीं होगी, इधर ग्रीजी स्केल होगा। तो उसके लिए देखिए, अगर तो बहुत ज़्यादा ग्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बाल ऑयली हो जाते हैं फ़ौरन एक दिन के बाद, तो आप ऐसा कोई शैम्पू लें जिसके अंदर या तो सेलेनियम सल्फाइड इंग्रेडिएंट हो या जिंक पायरेथियोन हो। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि इवन आपको कमर्शियल आम सादे शैम्पूज़ में मिल जाते हैं ये दोनों इंग्रेडिएंट्स। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी ऑफ इस कंडीशन के देते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें अगर आप इसको वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक इन शैम्पूज़ को अपने रेगुलर यूज़ में ले आएँ तो वो उसका बेहतर हो जाएगा ये वाला काम, आपकी जो स्कैल्प पे ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दें कि कहा जाता है कि हमारी जो जल्द सबसे ज़्यादा, जहाँ पे मोटी जो जल्द है वो हमारी एड़ियों की है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी एड़ियाँ कटी हुई हैं और फटी हुई हैं, तो ऐसी एड़ियों को हम नरम मुलायम घर पे किस तरह से बना सकते हैं? अच्छा, ये सर्दियों में तो बहुत कॉमन है और ज़्यादा मोटी जिल्द की जो रीज़न है वो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है जिल्द की, वो डेड स्किन होती है, वो होती है बेसिकली जो सबसे टॉप पे, और वो एड़ियों और हमारे पाम्स पे कम और हील्स पे ज़्यादा होती है। एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कुछ मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो यूज़ करें। सैलिसिलिक एसिड पील ऑफ करता है ना आपकी स्किन को, तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं। उसमें काफ़ी सारी ऑइंटमेंट्स भी आती हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। और दूसरा ये कि अगर आप कॉटन सॉक्स पहनने से पहले अच्छी तरह पाँव को आप पेट्रोलियम जेली, जिसको वाइट सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं, वो लगाएं और ऊपर कॉटन सॉक्स पहन लें तो वो भी काफ़ी। और इसको फिर आपको स्क्रब भी करना पड़ता है, आपकी पहली डेड स्किन को शेड ऑफ करना पड़ता है और फिर आप ये करें तो आपकी स्मूथ। दूसरा, नंगे पाँव, गर्मियों में इसकी बड़ी वजह नंगे पाँव फिरना है, और कारपेट्स हैं, ड्राई कारपेट्स पे मतलब आप नंगे पाँव फिरें तो उससे ये काफ़ी पाँव की जल्द ख़राब हो जाती है। सही। अच्छा, अगर हम ये कहें कि भाई हमें सेहतमंद जल्द में और बीमार जल्द में फ़र्क हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो किस तरह से पता चलेगा? अच्छा देखिए, मेरे लिए हेल्दी स्किन वो है जो एनवायरनमेंट के मुताबिक, वेदर के मुताबिक परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है कि ना वो ड्राई है, ना वो हर वक्त ऑयली रहती है, और उस पर ब्लैक हेड वाइट हेड्स नहीं हैं, उस पर एक्नी नहीं है, और उस पर पिगमेंटेशन भी कम है, माइल्ड डिसपिगमेंटेशन है या कम है, टैन भी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपकी टाइप ऑफ स्किन के मुताबिक वेदर को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ऑयली स्किन है तो गर्मियों में उसकी केयर डिफरेंट है, अगर ड्राई स्किन है तो गर्मियों में स्किन उसकी डिफरेंट है, और इसी तरह सर्दियों में भी इन सब स्किन की डिफरेंट केयर है। तो वो अगर हम उसको एक अच्छा जो पेशेंट होता है या जो भी, उसको पता होता है कि उसने ऑयल को
कैसे कंट्रोल करना है और अपनी स्किन की ड्राइनेस को कैसे कंट्रोल करना है। अगर वो आपको ख़ारिश नहीं कर रही, जलन नहीं कर रही, कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं है, तो दिस इज़ हेल्दी स्किन। और हेल्दी स्किन को ऐसा नहीं है कि अगर आपकी हेल्दी स्किन है तो आप कुछ भी ना करें। हेल्दी स्किन को मेंटेन रखना होता है कि वो आपकी हेल्दी रहे। और समटाइम्स उसकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं गर्मियों सर्दियों की वेदर के हिसाब से चेंज होती हैं। तो टू मी हेल्दी स्किन इज़ नॉट वाइट स्किन, हेल्दी स्किन इज़ अ स्किन जिस पे कम से कम प्रॉब्लम्स हों, ना होने के बराबर प्रॉब्लम्स हों, और वो सॉफ्ट हो, और वो पतली ना हो, और वो सूरज की रोशनी में एकदम से लाल ना हो जाती हो, एक्नी ना हो, ब्लैक हेड्स ना हो। ये हेल्दी स्किन है मेरे लिए। अच्छा, जब हम ख़वातीन की स्किन की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक्स की बात ना हो तो वो अधूरी रह जाती है बात। तो जब आपने कॉस्मेटिक्स ख़रीदने हैं अपने लिए, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल, तो जब आप कॉस्मेटिक्स ले रही हैं तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखें उनको ख़रीदते वक्त? देखिए, सबसे पहले तो इसमें भी बहुत डिटेल से बात हो सकती है कि कॉस्मेटिक्स को हम मना नहीं करते, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट मना नहीं करता कि आप कॉस्मेटिक्स ना लगाएं। सबसे पहले है कि आपकी बेसलाइन स्किन हेल्दी हो। अगर आपकी स्किन अंदर से ड्राई होगी, आपको कोई भी ऊपर कॉस्मेटिक्स नहीं, वो फट जाती है, जैसे कहते हैं लोग, बेस नहीं ठहरती, फट जाती है, उतर जाती है, ओपन पोर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को नॉर्मलाइज करना है कि आपकी स्किन एनवायरनमेंट के मुताबिक, और उसी, ये ऑयली स्किन है तो आप थोड़ी थिक बेस लें, ड्राई वाली बेस लें जो ऊपर आपको रहे, और अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ी लिक्विड फॉर्म की बेस लें और अपनी स्किन टोन के मुताबिक लें। और अगेन कॉस्मेटिक्स में भी आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें लिपस्टिक्स में, क्योंकि वो स्टेन बाजू का छोड़ जाती हैं, और इसी तरह हर तरह की कॉस्मेटिक्स में, लेकिन वो आप अपने स्किन के मुताबिक ही लें। वो किसी नॉर्मली कॉस्मेटिक्स को लगाने का या उसको रखने का, वेयर करने का कितना टाइम है? आप कितने घंटे एक मेकअप के साथ गुजार सकते हैं? अच्छा, इसमें अगेन कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप एक मेकअप को आप पहले रिमूव करें फिर दोबारा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर मैं वही बात कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ की रीज़न, अगर आपकी स्किन ठीक है, हेल्दी है, तो अच्छी कॉस्मेटिक्स उसको ख़राब नहीं करेंगी। उसमें कोई, कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन सांस नहीं, वो सांस स्किन ने नहीं लेना, सांस और ऑक्सीजन आपको अंदर से स्किन को पहुंचनी है। तो वो जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले सन ब्लॉक लगाएं, सन प्रोटेक्टर लगाएं, और अगर आपकी स्किन थोड़ी सर्दियों में जैसे ड्राई है तो पहले एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, थिन सा, और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, एंड देन यू कैन अप्लाई योर बेस। और अगर वो, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, हाँ, रात को ज़रूर उसको उतारें और अपनी स्किन पे अच्छा कोई सीरम अपनी स्किन के मुताबिक लगा के आप सोएं। That's it. जी नाज़रीन, हमने सर्दियों के जल्द के मसाइल के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की डॉक्टर साहिबा से। उन्होंने बहुत सारी मुफीद बातें बताई, इन पे अमल कीजिए ताकि आपकी जल्द सर्दियों में भी बारौनक और नरमो मुलायम रहे। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।